हेलो फ्रेंड्स, कर्व मिरर के लिए हमें पता है ये फार्मूला m इक्वल टू H2/H1 इक्वल टू -v/u। ये सभी तरीके के कर्व मिरर, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव। अच्छा, इस फार्मूले को और इस फार्मूले को अगर हम मिला लें, मिरर फार्मूला ये था 1/v + 1/u इज़ 1/f। और इन दोनों फार्मूले से अगर हम v को एलिमिनेट करें तो एक फार्मूला ये बन जाएगा m इक्वल टू f/f-u। ये वेरीफाई कर सकते हो। ये सिंपली v को एलिमिनेट करना है इन दोनों फार्मूलों से। अब हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है कि अगर एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज की क्या वेलोसिटी होगी। तो इमेज की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो मैं ले रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको एक्स कंपोनेंट भी कह सकते हो क्योंकि हमें मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस लेते हैं। और इमेज का जो एक्स कंपोनेंट है उसको v से डिनोट किया जाता है। तो जिस रेट से इमेज का x कंपोनेंट चेंज होगा बस वही उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। तो ये dv/dt होगी। और dv/dt कैसे निकालेंगे? सिंपली ये जो मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड। इस फॉर्मूले से ही है ये। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये dv/dt का रिजल्ट मिलेगा। कॉम्पोनेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है। तो हमें मालूम है कि इमेज का जो कंपोनेंट होता है या फिर जो कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी वाई एक्सिस के अलोंग, उसको H2 से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया dv/dt ऑफ H2। और H2 का फॉर्मूला क्या है? H2 इज़ mh1। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यू कैन वेरीफाई dv/dt ऑफ H2 इज m टाइम्स प्रोडक्ट रूल से m टाइम्स dh1/dt प्लस h टाइम्स dm1/dt, h1 टाइम्स dm/dt। m का फॉर्मूला ऊपर हम ड्राइव किया है, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो चेक करो ये रिज़ल्ट आएगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी ये। और यहाँ से अगर हम dm/dt निकालेंगे तो हमको ये रिज़ल्ट मिलेगा। अब इस dm/dt को हमें यहाँ पर पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। तो dh2/dt के लिए हमें फाइनली मैंने सीधे वैल्यू रख दी बस dm/dt की। तो ये एक्सप्रेशन आया और इसको सॉल्व करेंगे तो dh/dt का ये फार्मूला बनेगा। तो दिस इज़ द फार्मूला विच यू कैन यूज़ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, इस फॉर्मूले में अगर h1 0 होगा, अगर ये h1 0 होगा तो फिर ये बचेगा, है ना, केवल इतना हिस्सा बचेगा m टाइम्स dh1/dt। या फिर du/dt 0 हो तो भी यही बचेगा। तो h1 के 0 होने पे या du/dt के 0 होने पे, du/dt 0 होने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो प्योरली परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा है, और h1 0 होने का मतलब है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो। तो या तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा हो। उन दोनों ही केस में ये वाला फार्मूला इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट d/dt ऑफ H2 इज m टाइम्स d/dt ऑफ H1। अदरवाइज ये पूरा फार्मूला है ये वाला, है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये वाला फार्मूला याद रह जाता है, लेकिन ये वाला फार्मूला सिर्फ स्पेशल कंडीशन में ही है, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ये सभी तभी यूज़फुल है, मैं तभी एप्लीकेबल हो। ओके, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इस एग्जांपल में एक मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ऑब्जेक्ट चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री एंगल पे, और ऑब्जेक्ट खुद 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है पोल से, और हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो अब देखो du/dt का मतलब ऑब्जेक्ट के एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है। तो इस 40 कॉम्पोनेंट लेना है, तो 40 कॉम्पोनेंट इधर आएगा और ये डायरेक्शन प्लस डिफाइंड है ना, तो ये फिर +32 हो गया। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जब वाई कॉम्पोनेंट लोगे तो वो +24 आ जाएगा, प्लस उसको भी क्योंकि हम लोग ऊपर प्लस लेते हैं। तो ये तो सिंपल है ना, 40 cos 37 32 हो गया और 40 sin 37 24 हो गया। अब हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो सीधे सीधे जो ऊपर फॉर्मूले आप डिराइव किए हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले तो m निकाल लिया, m इज़ f/f माइनस u। वैल्यू पुटिंग है, f इज़ -20, है ना, माइनस में आ रहा होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। u इज़ -60, सॉल्व करने पे -½
तो m की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अब रख रहे हैं x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज दैटली दिस फॉर्मूला m स्क्वायर टाइम्स माइनस m स्क्वायर डी यू बाई डी टी। तो माइनस m स्क्वायर इज 1/4 डी यू बाई डी टी इज 32, सो इट इज़ -8। ऐसे y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी निकालना है तो इट इज़ m टाइम्स dh1 बाई डी टी। तो ये वाला शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर h1 0 है और इसमें रखेंगे m की वैल्यू माइनस हाफ dh1 बाई डी टी इज +24, सो वी हैव -12। तो ये रिजल्ट आया वेलोसिटी ऑफ इमेज का। तो इमेज 8 से तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी -8, और 12 से वाई डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी -12। फिर से वैसे ही सिमिलर प्रॉब्लम है। अब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया है मैंने, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है और उसकी जो वेलोसिटी है वो प्योरली एक्स डायरेक्शन में है। और फिर से निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो m निकाल लिया माइनस हाफ, वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। तो x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज वही फॉर्मूला है माइनस m स्क्वायर डी यू बाई डी टी, जस्ट वैल्यू पुटिंग m स्क्वायर की वैल्यू डी यू बाई डी टी इज़ 2 ईयर। y कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो पूरा फॉर्मूला तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसमें dh1 बाई डी टी 0 है अब, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्योरली एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो dh1 बाई डी टी इज़ 0। बाकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, h1 इज़ 1 क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर हाइट पे है। f की वैल्यू माइनस u, तो u नेगेटिव है तो माइनस u पॉजिटिव हो गया +60, और डी यू बाई डी टी इज़ +2 क्योंकि इसकी जो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एंड ऑन सॉल्विंग जस्ट सॉल्व करते जाओ उसको, तो यू हैव -1/40। तो अब इस इमेज के कॉम्पोनेंट्स ऐसे आ गए माइनस हाफ, सो हाफ इन माइनस डायरेक्शन, एंड -140, सो 1/40 इन माइनस डायरेक्शन। तो इमेज विल गो समवेयर इन दिस डायरेक्शन, तो उसके ये कॉम्पोनेंट्स हैं। फिर से सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन अब ऑब्जेक्ट के पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो अब ऑब्जेक्ट ना प्रिंसिपल एक्सिस पर है, उससे कुछ ऊपर है 1 सेंटीमीटर, उसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसके पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है। और फिर से निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो जस्ट वैल्यू पुटिंग एक्स कॉम्पोनेंट इज माइनस m स्क्वायर डी यू बाई डी टी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा। वाई कॉम्पोनेंट ये कंप्लीट फॉर्मूला है, जस्ट पुट द वैल्यूज़। तो m इज़ माइनस हाफ, dh1 by dt is this velocity 4, h1 is 1 here, this height, f minus u, just value putting f minus u, du by dt is x direction velocity of object, so velocity of object in x direction, that is +2, and just go on solving, you get these results. So it is minus half in x direction and -81/40 in y direction. So image velocity will be somewhere in this direction and its components will be like this. Again similar question, but with a difference. Now mirror is also moving. The velocity of mirror now is 6 in x direction and -8 in y direction. All these velocities are given with respect to ground, and we have to find velocity of image with respect to ground. Now in this question we can apply the previous formula only when mirror is at rest. So for that purpose, what we can do, first we can solve with respect to mirror. So the situation with respect to mirror is this. So the velocity of object with respect to mirror, you can verify the velocity in x direction. This is 2, this is 6, so 2 and opposite of 6 will be added, so that will make 4. Similarly this is 4, opposite of this 8 will be added, so that will make 12. So velocity of object with respect to mirror is now this. So these velocities will be used in those formulae. So x component will be minus m square du by dt. Du by dt is now -4. This is -4 because this 4 is now in negative direction. So that makes +1. Now when you apply this formula, the complete formula, so the value of m dh1 by dt is 12. This 12 plus simply value puttings, h1, this is f, this is minus u, du by dt now is -4, and on solving we get this, and go on solving you get this result. So now we have found velocity of image with respect to mirror, and that velocity is this much. We have found the two components. Now we have to go back to ground frame. So this is velocity with respect to mirror, and now we have to switch back to ground frame, and for that
you can verify from your relative velocity concept that now we have to go to ground plane, and for that we have to add velocity of mirror to this, because the formula now is like this: velocity of image with respect to ground is velocity of image with respect to mirror plus velocity of mirror with respect to ground. This part we have found. Now we have to find this part, and for this we have to add velocity of mirror. We have to add velocity of mirror with respect to ground. So 1 plus 6 will make 7, and similarly 119 by 20 we have to add this 8, so that will make this. So velocity of image as seen from ground will be such that its components will be 7 and this. Okay, thank you.